नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले आज पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे थे। मौर्योत्तर काल की दोस्त हम बात करते हैं। इससे पहले की फर्स्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मौर्य एम्पायर जो हमारा था, मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, इट मीन्स क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो इसके फर्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपको देखना है, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको इसका जो मेन पर्पज़ है बताने का वो मैंने आपको पूरा समझा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज़रूर देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन जो डेवलपमेंट्स है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने ये देखा था किस तरीके से मौर्य एम्पायर कहाँ कहाँ तक मतलब कि एक्सपेंशन था, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था वो, और मौर्य एम्पायर का दोस्त जब जिस तरीके से एंड हुआ बृहदत्त की है, पता था ना आपको, मर्डर कर दिया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। उसके बाद ही शुंग वंश का यानी कि शुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो, और इस तरीके से अलग अलग डायनेस्टी ने राज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बैक्टीरिया यूनानी जो हो गए यहाँ पे, है ना, तमाम शख्स हो गए, शुंग हो गए, है ना, तमाम तरीके के ये आए जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए हुए थे। लेकिन हमने ये भी देखा था जो वेस्टर्न चाइना का पार्ट है, कौन सा पार्ट, जो चाइना का वेस्ट का पार्ट है, जिसको हम वेस्टर्न चाइना का पार्ट, पश्चिमी चीन का भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? पश्चिमी चीन का भाग कहते हैं। वहां से भारत के अंदर कुषाण आए थे। क्या आए थे? कुषाण, जिनको हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो हमारा जो ये सब हमने देख लिया था तो पहले ही पर्सन्स वगैरह हो गई है ना। चलिए, ये तो हमने पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो मेन पर्पस है आप मेरे को समझाने का आप सभी को, वो है कुषाण के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ पहले कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आप मिस ना करो, और ऐसी रेगुलर वीडियो आती है उसको देख कर रहो, है ना। तमाम तरह की क्लास 12th में हो, एनएस बोर्ड के अंदर, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत आपकी हेल्प करेगी हमारी ये वीडियो। चलिए, तो कुषाण के बारे में हम पहले जानते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुषाण के बारे में समझा दिया था। इससे पहले हम ये समझते हैं जो चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है, मैं आपको इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आपको दिखा दूँ, मान लो ये पूरा चाइना है, तो ये चाइना का पूरा ये वेस्ट का पार्ट है। इस इलाके में जो लोग रहते थे, स्पेशली जो डायनेस्टी रहती थी, वो इंडिया में आए। वो कहाँ पे आए? यानी कि इस इलाके से जो इंडिया में आए, इस इलाके से जो इंडिया यहाँ पे आए, इंडिया के अंदर। और आपको पता है कि पहले पाकिस्तान इंडिया तो सब एक ही हुआ करता था ना यार, और पाकिस्तान भी पहले एक ही हुआ करता था। इंडिया का ही तो पार्टीशन 1947 के बाद अलग हुआ। तो इस तरीके से चाइना के यानी कि जो वेस्टर्न चाइना से जो लोग आए, इस इलाके में पूरा पाकिस्तान वगैरह सब पूरा इलाका कवर करते थे, गंधार वगैरह होगा, पेशावर वगैरह हो गया, पूरा इलाका। ठीक है, तो इस इलाके में जो लोग आए उनको ही कुषाण नाम से जाना गया। किस? यानी कुषाण डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। अब पहले हम समझते हैं इनके बारे में, तो आपको जो मेन जो पर्पज़ है वो समझ में आ जाएगा। ये जो कुषाण है ये बिलोंग करते हैं वेस्टर्न चाइना वाले पार्ट से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्टर्न चाइना, पश्चिमी चाइना, है ना, चीन के पश्चिम भाग से, वेस्ट वाला जो पार्ट है इसका, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको यूचिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यूचिस कह लो या कुषाण कह लो। ठीक है, आपको इसमें लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभार ये नाम भी पूछ लेता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। इन कुषाणों ने क्या किया? शक्स हो गए, पल्लव्स हो गए, इनसे पहले यानी कुषाणों से पहले जो सेंट्रल एशिया से बैक्टीरिया, ग्रीक एंड शक्स हो गए, पल्लव्स हो गए, इन सबको हराकर इसने अपना ही अंपायर खड़ा कर दिया। और इसका अंपायर ऐसा छोटा बड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा यहीं से इतू सा हो, नहीं, बड़ा, बहुत बड़ा था, बड़े भाग में फैला हुआ था। पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम। तो इसका अंपायर जो था पूरे पाकिस्तान तक मतलब कि पूरा कवर करता था, ये पूरा इसके इलाके में पूरा फैला हुआ था। ठीक है, एंड इस समय जो मेन जो क्या है, जो फेमस कुषाण के अंदर जो रूलर हुए, मेन जो हुए, फेमस कहूँगा मैं, वो है कुजुला। कौन से? कड़फिशिस। क्या नाम है उनका? कुजुला कड़फिशिस नाम है इनका। ये सबसे पहले कुषाण के कौन से फेमस रूलर हुए। एंड इसके बाद ये जो कुजुला कड़फिशिस है, इनके ही बेटे सन जो थे, जिनका नाम था बेमा कड़फिशिस, इन्होंने शासन किया, इन्होंने रूलर यानी कि बने ये कुषाण डायनेस्टी का। तो पहले जो थे वो कुजुला कड़फिशिस, एंड सेकंड जो आए यानी कि कुजुला के बेटे सन जो थे, वो क्या था?
उनका नाम बेमा कड़फिशिस। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने शासन करना भारत के अंदर, यानी कि जो पाकिस्तान वाला पूरा एरिया है, इट मीन्स ये आपका जो ये वाला जो एरिया है ना आपका पूरा पाकिस्तान, यानी कि ये देखो चाइना के वेस्टर्न पार्ट से इस इलाके में है, तो ये पूरा इलाका जो है ये कुषाणों का इलाका माना जाता था। पूरा इन्होंने ये इलाका कवर किया, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, फिर तो गुजरात मथुरा फैलता चला गया। अभी देखेंगे इसके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से इन्होंने अपने बहुत अच्छे रिलेशन बना लिया था आगे चल के। आई होप आपकी टॉपिक समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जो या भी हमने यहाँ पे देखा कि जो कुषाण डायनेस्टी है उसके अंदर पहले कुजुला और उसके बाद इनके बेटे बेमा, है ना। कड़फिशिस दोनों के नेम सेम है, बट कुजुला इनके फादर हैं किसके, बेमा के, और कुजुला के बाद इनके बेटे बेमा आते हैं। तो ये दो रूलर पहले के हैं। जो थर्ड रूलर जो कुषाण डायनेस्टी के जो थे, मतलब कि जो थर्ड रूलर उनका नाम क्या था, कनिष्क। तो कुषाण डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर माने जाते हैं वो है कनिष्क, जिनको आप इसके अंदर देख सकते हो। काफ़ी योद्धा थे, वीर थे, इन्होंने अपने अंपायर को बड़े क्षेत्र में फैलाने का काम किया, एक्सपेंशन किया। सबसे बड़ी बात इनकी ये थी, दुश्मन को चिटपट करने की पूरी हिम्मत रखते थे। दुनिया के तमाम देशों से अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहते, जिसमें सेंट्रल एशिया सबसे बड़ा इनके पास एक हथियार था, क्योंकि तमाम तरीके के फायदे बेनिफिट्स हमारे सेंट्रल एशिया से बहुत ज़्यादा हुए। अभी पढ़ेंगे जैसे ग्रीक्स वगैरह से हमें बहुत फायदा हुआ, है ना। तो ये हो गए दोस्तों कनिष्क। एंड 78 AD में जाके इन्होंने थ्रोन, यानी कि दोस्तों इन्होंने अपना शासन किया, रूलर करनी, अपनी रूलिंग करनी स्टार्ट करी। और इन्होंने एक ऐसे एज की, यानी कि एक ऐसा वंश बनाना, यानी कि एक ऐसा युग बनाया, या एरा कह सकते हो आप, स्थापना करी, उसकी स्टैब्लिशमेंट करी, जिसको शक एरा का नाम दिया गया। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि शक एरा किसके द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया, तो आपको बताना है कनिष्क के द्वारा। ये आप यहाँ पर देख दो कनिष्क। ठीक है, चलिए। एंड अब हम बात करते हैं पहले कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। यही सब क्वेश्चन मेन पुटअप होकर आता है कि सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया एंड इंक्लूडेड वाराणसी हो गया, कौशाम्बी हो गया एंड श्रावस्ती हो गया, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन सभी पार्टों तक कनिष्क ने अपने अंपायर को एक्सपेंशन कर दिया था। एक्सपेंड बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला दिया था इसने। इट मींस हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो कनिष्क का जो एम्पायर रहा, आगे चल के कुषाण एम्पायर बहुत तेजी से बढ़ गया कनिष्क के शासनकाल, यानी कि जब कनिष्क अपना टाइम पीरियड, यानी जब उसका रूलिंग चल रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पूरे मैप में मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं क्या जो मेन रहा, जो डिफरेंट क्या है, कल्चर्स इंक्रीजिंग इन द इंटर रीजनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब समझना है आप सभी को। हुआ ये था, देखो जब भी कनिष्क शासक बनता है या रूल करना स्टार्ट करता है, तो इसने एक चीज समझ लिया कि सेंट्रल एशिया से अगर रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं तो हमें ही फायदा है। इसलिए इसने क्या किया, सेंट्रल एशिया से हमारी ट्रेड एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज या कल्चरल रिलेशंस को बहुत बेहतर बना दिया। इससे इंडिया को भी फायदा हुआ, बेनिफिट बहुत अच्छे हुए हमारे। इसलिए कनिष्क ने सेंट्रल एशिया से कल्चरल और ट्रेड एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। इससे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, ये स्टार्टिंग चलता आ रहा है। ठीक है, और इससे इंडिया की जो हम कह सकते हैं कि जो कनिष्क जो है उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया इस वजह से। ठीक है, अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया उस समय ट्रेड एक्टिविटी के द्वारा सेंट्रल एशिया से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले कनिष्क के बारे में, है ना, क्योंकि कनिष्क के ऊपर क्वेश्चन आता है, मेन जो आता है कुषाण डायनेस्टी से। तो कनिष्क के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब पहले हम कनिष्क के बारे में जानते हैं। ये कनिष्क था क्या, इसने क्या क्या किए हैं, क्योंकि आपको तो मैंने अभी दिखा दिया, कनिष्क बंदा बड़ा थोड़ा योद्धा टाइप में था, है ना। इसने एम्पायर को इसने बहुत एक्सपेंड कर दिया, ये तो हमने देख लिया। कनिष्क इसने पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म, सबसे बड़ी बात इसकी यही है, कनिष्क ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। साथ ही इसने बुद्धिज्म को पैट्रोन यानी कि संरक्षण मतलब होता है कि उसको रख रखाव, उसकी सुरक्षा में, है ना, उसको प्रोटेक्शन में, उसके एक्सपेंशन में काफी इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। किसने, कनिष्क ने। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको मैंने बताया था कि ये 78 में अपना ये बनता है अपना रूल, और मेन तरीके से 89 AD तक इसने अपना पूरा एक्सपेंशन फैलाना स्टार्ट कर दिया था। मेन ये आपको दिखा ना अभी कि कौशाम्बी यूपी का मेन पार्ट हो गया, वाराणसी वगैरह श्रावस्ती हो गया ये, और सेंट्रल एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया तक इसका अंपायर फैला हुआ था। मतलब कह सकते हो कि दोस्त ये बहुत बड़ी बात थी, और ये कनिष्क ने ये काम कर रखा था।
ठीक है। एंड शक एरा किसने स्थापना करी, हमने आपको पहले बताया है ना कि शक एरा किसने इस्टेब्लिशमेंट किया है, कनिष्क ने किया। एंड ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, किस में कन्वर्ट हो गया था, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसने कन्वर्ट होने के बाद ही बुद्धिज्म को क्या क्या पैट्रोन, इट मीन्स यानी कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन देना या प्रोटेक्टिव रखना, इसको स्टार्ट किया है ना, और इसके एक्सपेंशन में अपना इसने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है दोस्त। एंड एक बार की बात थी, दिन नहीं रात थी, हुआ ये कि कुंडलवाना, क्या हुआ है, कुंडलवाना के अंदर एक कमिटी यानी कि एक कॉन्फ्रेंस की गई। अब इस कॉन्फ्रेंस मतलब एक सम्मेलन नहीं होता, सम्मेलन टाइप के अंदर है ना, जैसे आज के सम्मेलन होते हैं, तमाम तरह बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है, पंचायत वगैरह की जाती है, वैसे ही सेम उसी तरीके से क्या हुआ, कुंडलवाना। कुंडलवाना कहाँ है पता है आपको, ये कुंडलवाना दोस्त आज के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास एक छोटा सा इलाका था जिसका नाम था कुंडलवाना। इस जगह पे जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उनको बुलाया गया। स्कॉलर मतलब जो बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिज्म को जो मानने वाले थे है ना, यानी जिसको बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों कहते हैं, आपने सुना होगा नाम ये, उनको बुलाया किसने, कनिष्क ने। और उस जगह पे एंड मीटिंग वगैरह करनी स्टार्ट की, तमाम तरह के बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी इसके अंदर आए हुए थे। और हुआ ये उसी टाइम बुद्धिज्म, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जी की मोक्ष प्राप्ति यानी कि महानिर्वाण जिसको कहते हैं हम, जब उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी है ना, जब वो उनकी कह सकते हो कि जब उनका मृत्यु हो गई थी या मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो, तो बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक को कहा गया था महायान, एक को कहा गया था हीनयान। क्या कहा गया था, महायान और हीनयान। तो जो महायान है इसके फाउंडर जो है वो कनिष्क ही हैं। ठीक है। इसी सम्मेलन यानी कि जो कुंडलवाना का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें हम कमेटी कह सकते हैं, तमाम तरह के बुद्धिस्ट के जो फॉलोवर्स उनको बुलाया गया था, इसमें कनिष्क भी इसके अंदर ही थे। तो पूरा जो बुद्धिज्म है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी को महायान कहा गया और एक कैटेगरी को हीनयान कहा गया। और जो महायान है इसको बनाने वाले, इसके जो फादर कह सकते हैं, वो फाउंडर जो कौन है, वो कनिष्क है। महायान उनको कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध को, जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनकी एक मूर्ति को है ना, एक स्कल्पचर के रूप में, एक मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं है ना, उनको फॉलो करते हैं। एंड हीनयान उनको कहा गया जो महात्मा बुद्ध को एक सोल, एक पवित्र सोल, एक होली सोल, इट मीन्स कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, बट वो मूर्ति पूजक नहीं है हीनयान वाले है ना। लेकिन जो महायान है, महायान एक महान कह सकते हैं कि देवता के रूप में पूजते हैं इनकी मूर्ति को, किनकी, महात्मा बुद्ध जी को, तो उनको महायान कहा गया। तो महायान जो कैटेगरी है इसको बनाने वाले कौन, कनिष्क हुए, तो फाउंडर ऑफ महायान बुद्धिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि महायान कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी, तो आपको बताना है कि ये गॉड इसमें बिलीव करने वाले हैं है ना। एंड ये बुद्धा एक गॉड है, बुद्ध भगवान है वो, तो उनमें ये बिलीव करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फॉलोड बुद्धिज्म नाउ, यानी कि इस समय जो मोस्ट जो कैटेगरी है इस समय वो महायान वालों की है। इंडिया हो गया, तिब्बत हो गया, जहाँ जहाँ पे बुद्धिज्म आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना, वियतनाम वगैरह, जहाँ जहाँ पे मिलेंगे वो महायान वाली कैटेगरी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। एंड इस तरीके से इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर में भी, कला और स्थापत्य कला में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको हम गंधार और मत्र कला या आर्ट या एक्टिंग दोस्ते, अगर मैं आपको बताऊं उस समय सेंट्रल एशिया ग्रीक की स्टाइल को अपनाना एक बहुत बड़ी बात थी है ना। तो इसलिए गंधार और मथुरा आर्किटेक्चर के रूप में इन्होंने आर्ट को बनाना स्टार्ट किया, उसको है पैट्रोन यानी कि संरक्षण देना स्टार्ट किया था। ठीक है। एंड स्कल्पचर मैंने आपको बताया ना कि मूर्ति कला के रूप में ग्रीक स्टाइल्स को अपनाना, एडॉप्ट करना। एंड सबसे बड़ी बात ये दोस्त, इसका एक एविडेंस भी मिलता है हमें। आपने नाम सुना होगा पेशावर का, आज पाकिस्तान के अंदर जो है, वहाँ पे इन्होंने एक स्कल्पचर, एक स्तूप बनाया था, स्तूप जो कि काफ़ी फेमस स्तूप, पता है ना आपको, महात्मा बुद्ध की स्तूप कैसे गुम्बद टाइप में, गोल टाइप में होती है स्तूप, देखा होगा आपने है ना। तो उसी टाइप में इन्होंने एक पेशावर में एक स्तूप बनाया था। और वो स्तूप आपको पता है कि महात्मा बुद्ध जी के, जैसे कि भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल के अंदर भी एक स्तूप है ना, सांचे का स्तूप उसको कहते हैं, सुना होगा आपने ये। वैसे सेम पेशावर में भी कनिष्क ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात कहाँ से पता चली हमें, ये बात हमें पता चलती है जब कब फाहियान आया था, चीनी एक यात्री था, चीन का रहने वाला था फाहियान। तो फाहियान जब इंडिया यानी कि भारत में आया था, कनिष्क के टाइम पीरियड में ही आया था,
3rd सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में। तो उसने ही अपनी बुक्स वगैरह जो उसने लिखी थी उसके अंदर ये बात बताई है, तो यहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनिष्क के जो है ना हमारे, यानी कि जो कुषाण जो हमारे सिस्टम रहा है इसका, तो कुषाण पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कैसे थी, ताकि टॉपिक आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। तो कुषाण पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस तरीके से जो पूरा जो रूल और रेगुलेशन चलता कैसा था, सिंपल बात ये है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहले हम थोड़ा, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको पढ़कर बोलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए कुषाण की जो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसे थी। तो नथिंग मच इज नोन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द कुषाण। कुषाण डायनेस्टी के बारे में, इनकी मशीनरी यानी कि किस तरीके से रूल रेगुलेशन चलाया जाता था, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जो भी थोड़ी बहुत मिली है उसमें ये बताया गया है कि पूरा जो अंपायर था, यानी पूरे जो अंपायर है कनिष्क का, यानी कि जो पूरा कुषाण अंपायर है उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे ऊपर प्रोविंस है ना, प्रोविंस सबसे ऊपर थे है ना, उसके उस प्रोविंस मतलब सिंपल एक स्टेट है, जैसे कि आज के स्टेट नहीं होते भारत में से 29 स्टेट्स हैं है ना, वैसा ही सेम उस तरीके से भी उनको प्रोविंस कह लो या उसको सिंपल एक स्टेट्स कह लो ताकि आपको समझ आ जाए। तो अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, पूरे कुषाण एम्पायर को। और हर एक प्रोविजन या दोस्तों हर एक स्टेट के अंदर एक क्या हुआ करता था, एक चीफ हुआ करता था, उसको जिसको आज हम गवर्नर कहते हैं ना, जैसे कि चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, और कोई जो यूटीज है उसके अंदर जो मेन तो भाई गवर्नर ही होता है। देख लो भाई दिल्ली के अंदर क्या है, जो भी LG है। अब किस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा रह गया भाई, है ना। तो एक मिलिट्री गवर्नर इसको मतलब कि कहा जाता था, लेकिन जो एक एक्चुअल जो वर्ड यूज किया गया उसके लिए वो है महाक्षत्रप। क्या यूज किया गया है, महाक्षत्रप। ठीक है, तो हर एक स्टेट का जिसको आज हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं उस समय महाक्षत्रप, यानी कि जो कुषाण डायनेस्टी है उसके अंदर सभी स्टेट्स के जो चीफ हुआ करते थे उसको महाक्षत्रप कहा जाता था। एंड कितने स्टेट्स थे, जैसे कि आज तो हमें पता है कि 29 स्टेट्स इंडिया में है, अमेरिका में 50 स्टेट्स आज मोस्टली हमें पता है, लेकिन उस समय कुषाण डायनेस्टी में कितने प्रोविजंस यानी कितने स्टेट थे इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इतिहासकारों ने इसके बारे में पता नहीं लगाया है, इसके बारे में कोई सोर्स नहीं मिला है हमें। एंड और जो हमें पता चला है वहाँ पे ये पता चला है कि कुषाणों के पास हॉर्समैन हुआ करते थे। हॉर्समैन यानी कि ये घुड़सवारी करना बहुत पसंद किया करते थे, घुड़सवारी, घोड़ों पे बैठ कर दुगुड़ दुगुड़ करना बहुत पसंद किया करते थे। और स्पेशली ये ट्राउजर पहना करते थे, ट्राउजर पहना करते थे, और उसको पहनकर ही ये राइडिंग किया करते थे, घुड़सवारी किया करते थे। ये हमें तब पता चलता है क्योंकि एक कनिष्क की, जो कनिष्क है ना, मथुरा के अंदर एक स्कल्पचर या कह सकते हो कि स्टैचू मिली है हमें। उस स्टैचू के अंदर मुंडी कटी हुई है इसकी, लेकिन इसने एक ट्राउजर जैसा पहना हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि घुड़सवारी करने में काफ़ी मतलब कि खुला खुला रहता है, तो है ना, कंफर्टेबल इसके अंदर फील करते होंगे, इसलिए इसके अंदर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है। ठीक है, एंड अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कुषाण पॉलिटी वाज द टाइटल ऑफ देवपुत्र। सबसे बड़ी बात यही है, कुषाण डायनेस्टी के अंदर जैसे कनिष्क वगैरह हो गए या कुषाण के जितने भी रूलर हुए वो सब अपने आप को देवपुत्र कहते थे। देव मतलब देवता, पुत्र मतलब बेटा, यानी कि भगवान की संतान, देवों की संतान, ये अपने आप को मानते थे। और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया हुआ था, है ना। तो इस तरीके से सन ऑफ गॉड अपने आप को ये कहा करते थे। एंड यूज बाय द कुषाण किंग्स इट इंडिकेट्स द क्लेम टू, है ना, सिंपल ये है कि हम मतलब कि देवता है, भगवान ने हमें भेजा धरती पर शासन करने के लिए। क्या बात है भाई। तो देवपुत्र अपने आप को कहते थे, सन ऑफ गॉड क्या करते थे। ठीक है, डिविनिटी बाय द कुषाण किंग्स। क्लियर है, सिंपल है। चलिए अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द कुषाण्स। कुषाण का कंट्रीब्यूशन क्या रहा इंडियन हिस्ट्री में, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्वेश्चंस ये उठकर आ जाता है, सेम क्वेश्चन आएगा, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द कुषाण्स, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये, कुषाण ने अपने रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छे बना रखे थे, जिसमें ग्रीक का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसको यूनान कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करने में काफ़ी बेहतर था, और इससे इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो कुषाण की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी बेहतर थी। क्यों? क्योंकि ट्रेड करने से क्या होता है, कॉइन्स का एक्सचेंज होता है, पैसे का लेन देन होता है, तो हमारा सामान बिकेगा, ऑब्वियसली से बात है हमारे पास पैसा आएगा, है ना।
चलिए, तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में प्रमोट हुआ। एक्सटर्नल यानी कि हमारे सामान बाहर जा रहे थे, इंटरनल यानी कि वहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी हमने ले ली जो कुषाण डायनेस्टी ने क्या किया, अपने एम्पायर के अंदर स्प्रेड करना स्टार्ट किया एंड न्यू अर्बन सेंटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने कुछ सिटीज़ बनाया, हमने सिंपल कह सकते हो सिटीज़ के टाइप में अर्बन या कह सकते हैं, मतलब क्या वो नगर जिसको कहते हैं हम, जहाँ पे तमाम तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह हुआ करती थी। ये सब हम ग्रीक स्टाइल्स में बना रहे थे, ग्रीकों से सीख रहे थे या यूनान से सीख रहे थे। जैसे कि आपको पता नहीं यूनान यार विद्वानों का शहर, एथेंस, स्पार्टा का नाम सुना आपने, तो एथेंस वगैरह ये होगा जहाँ के कौन थे, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, सिकंदर हो गया, है ना, सुकरात हो गया, ये सब के सब एथेंस के रहने वाले थे। तो तमाम तरह के जो थिंकर्स, जो व्यूज़ है पॉलिटिकल या डेमोक्रेसी के ऊपर, ये सब वहीं से निकल कर आई हुई है ना। तो इस तरीके से हमने वहीं से, यानी कि जो कुषाण डायनेस्टी है सिंपल, इन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिया है। तो यहाँ पे न्यू अर्बन सेंटर्स बनाने का आइडिया भी वहीं से लिया एंड गोल्ड एंड कॉपर कोइंस, ये सब जो है ये ग्रीक स्टाइल में इन्होंने वहाँ से एडॉप्ट कर लिया। किसने? कुषाण डायनेस्टी ने। कहाँ से? ग्रीक के अंदर से। सेंट्रल एशिया से बहुत अच्छे रिलेशन थे हमारे। एंड लिटरेचर और मेडिसिन की नॉलेज वहीं से मिली। सेंट्रल एशिया से रिलेशन अच्छे थे तो ग्रीक से। तो ये सब हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा कुषाणों का। तो इन सब चीज़ों के अंदर यानी कि गोल्ड और कॉपर के कोइंस इंडिया के अंदर स्प्रेड करना, बहुत तेज़ी से फैलाना, है ना, प्रोड्यूस करना सबसे बड़ा। लिटरेचर एंड मेडिसिन के अंदर, जैसे कि अगर मेडिसिन की बात करूँ मैं, तो चरक का नाम आपने सुना होगा दोस्त। तो चरक जो कि फादर ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद में पता है ना आपको, दुनिया की तमाम तरह की बीमारियों को आयुर्वेदिक दवाई जो ठीक कही है, आराम से ठीक करी जा सकती है। इसी के बदौलत आज रामदेव बाबा, पता है आपको क्या है? बाबा क्या तबाही बन गया भाई, है ना। तो इस तरीके से चरक, जिनको आयुर्वेद का फादर कहा जाता है, इन्होंने इसकी खोज करी थी, इन्होंने ही, है ना, इसकी मतलब पूरे से एनालाइज करके इसको क्या यूज़ करना स्टार्ट किया था। चरक ने इन सभी आयुर्वेदिक की सभी जानकारी चरक संहिता के अंदर दी हुई है। चरक संहिता एक बुक का नाम है जिसके अंदर आयुर्वेदिक की जानकारी दी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्त अश्वघोष थे, जिन्होंने क्या किया है, बुद्ध चरित्र नामक एक बुक लिखी। क्या नाम था? बुद्ध चरित्र, जिसके अंदर बुद्ध भगवान के, है ना, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे एंड महात्मा बुद्ध की सभी चरित्र के, उनके बिहेवियर, उन सभी के जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी एजुकेशन, उन सभी को इसने क्या किया, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में लिखा है। तो उस समय की ये लिटरेचर है, जैसे कि ये सब तो हमने मेडिसिन में तो देख लिया, आयुर्वेदिक के बारे में जानकारी हमें कुषाण डायनेस्टी के टाइम से ही मिली एंड जिसको चरक फादर कहे जाते हैं आयुर्वेदिक के, तो ये एक मेडिसिन के रूप में हो गया। एंड लिटरेचर में बात करें तो चरक संहिता, है ना, एंड बुद्ध चरित्र, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि कुषाण डायनेस्टी के टाइम में ही एंड चरक और अश्वघोष का कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये लिटरेचर में काफ़ी बड़ी चीज़ है जो मानी जाती है उस समय। एंड गंधार जो कि मथुरा, एंड गंधार और मथुरा, इस स्कल्पचर जो यहाँ पे आर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है कुषाण डायनेस्टी की, जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा इसके अंदर। यानी कि कहते हैं उनके बुद्धिस्त्व है, उनके बिल्कुल ही इमेज को प्रकट करता है, जो बुद्ध भगवान के बारे में बिल्कुल ये स्कल्पचर आर्ट है। कहाँ की? गंधार और मथुरा के जो स्कल्पचर आर्ट है ये बुद्ध भगवान के, मतलब क्योंकि उनकी बिल्कुल इमेज को दर्शाता है, उनकी इमेज को बताता है उस तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट्स विद सेंट्रल एशिया, यानी कि रिलेशन विद सेंट्रल एशिया, है ना। अब ये सेंट्रल एशिया का पूरा पार्ट है जिनसे कुषाण एम्पायर का काफ़ी अच्छा रिलेशन हुआ करता था। थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि तमाम तरीके के जो कुषाण डायनेस्टी से पहले के जो रूलर रहे उन सबको इसने हरा दिया था भाई। कुषाण डायनेस्टी के तमाम रूलर ने हराने का काम किया और कुषाण डायनेस्टी को एक्सपेंशन किया, एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ। और तमाम तरह के दोस्तों शासकों ने क्या किया कि बुद्धिज्म को अडोप्ट कर लिया। अब देखो कनिष्क ने अडोप्ट किया, साथ ही दोस्त अगर हम बात करें मैनेंद्र का, है नागसेन ने क्या किया है, नागसेन ने मैनेंद्र को भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा दिया, है ना। एंड तो तमाम तरह के जो रूलर है या तो वो हारे या बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ये आपको ध्यान रखना है ना। एंड सेंट्रल एशिया से कॉन्टैक्ट्स की यानी कि रिलेशन की बात करें तो न्यू मेथड्स ऑफ मेकिंग कॉइन्स ग्रीक से ही सीखा। सेंट्रल एशिया से हमारे रिलेशन काफ़ी बेहतर थे। पहले हम पंच मार्क कॉइन्स को यूज़ क्या करते हैं, आपको मैंने पहले पढ़ा है मौर्य डायनेस्टी के अंदर पंच मार्क कॉइन क्या होता है। इस पर पहले क्या करते हैं, इस तरीके से छाप दे देते हैं उसके ऊपर पंच मार्क, जिसके ऊपर पंच मार्क साइन दे दिया जाता है। एंड लेकिन हमने क्या किया, अब हमने ग्रीक स्टाइल कॉइन्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जो कॉइन्स इस तरीके से हुआ करते थे,
जिनके ऊपर देखो किस तरीके से ये मूर्ति का डिजाइन है ना, यहाँ पे किस तरीके से लिपि उनकी आर्किटेक्चर के रूप में, मतलब कि आर्ट काफ़ी बेहतर हुआ करते थे इन सिक्कों के ऊपर, इन कॉइन्स के ऊपर, जो ग्रीक स्टाइल में है ये, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, दुनिया भर की जानकारी हमें गैलेक्सी के बारे में, ये सब हमने ग्रीक से ही सीखा है। सेंट्रल एशिया से रिलेशन होने का मतलब ही कुछ सीखना था, तो हमने मतलब कुषाण डायनेस्टी ने ये सब वहीं से सीखने का काम किया। एंड आर्ट ऑफ मेकिंग क्या, हॉरोस्कोप्स, यानी हॉरोस्कोप मतलब कि फ्यूचर के बारे में जानना, हॉरोस्कोप से ये सब ग्रीक से ही सीखा कुषाण डायनेस्टी ने, ठीक है। आर्ट ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, यानी कि स्कल्पचर मेकिंग यानी कि मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की भी कला, आर्ट जो है ये ग्रीक से ही, सेंट्रल एशिया से रिलेशन है तो ग्रीक से ही सीखा इन्होंने। इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल्स, इन दोनों को मिलाकर जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर से गंधार के अंदर उसको बनाया गया है, इंडियन और ग्रीक स्टाइल को, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये दोस्त हमारा जो मेन टॉपिक था यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी का, ये यहीं तक है जो कि हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इमरजेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स इन उड़ीसा एंड दी डेक्कन, जिसको दक्कन कहा जाता है। तो डेक्कन के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर जो इमरजेंस हुए अर्ली स्टेट्स, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्पेशली जानेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, कैसे लगी आपको ये वीडियो, एंड कोई डाउट रहता है प्लीज़ उसके बारे में बताएं। लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाएं ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए मैं और बनाता रहूँ। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा, और आप ऐसे वीडियोज़ में और आपके लिए लेकर आऊँगा। 2 मिनट अपना जरूर दे नीचे कमेंट करने में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।